नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, एक तरह से बिना तैयारी के हम सब पकड़े गए। चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे आम लोग हो, कोरोना की दूसरी लहर इतनी जल्दी आएगी, इस विकराल रूप में आएगी, अंदाजा नहीं था। लेकिन इस सब के बीच जो तैयारियां हैं, दर दर भटकते लोग हैं, उन सब लोगों की सुनवाई क्या? अस्पतालों से लेकर शमशानों तक कतारें लगी हैं। कोरोना का ये जो दूसरा लहर है, ये कितना विकराल है। तैयारियां इस समय कहां पर खड़ी हैं? वैक्सीनेशन से कितनी मदद मिलेगी? और कोरोना की ये दूसरी लहर आखिर कब जाएगी? आइए इन सभी सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करें। कोरोना की दूसरी लहर आई, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये सुनामी बन गई। ये जो लहर है, ये जो सेकंड वेव है, वो अच्छी नहीं है, वो खतरनाक है। एक तरह का ये साइक्लोन है, तूफान है। बुजुर्ग से ज्यादा युवा बीमार पड़ रहे हैं। नवजातों में संक्रमण ने दहशत बढ़ाई। कुछ म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं, जैसे B1.1.6 या B1.6.1.7, ये कुछ म्यूटेंट स्ट्रेन, डबल म्यूटेंट वगैरह आ रहे हैं, जो कि बच्चों के अंदर भी इन्फेक्शन ज्यादा कर रहे हैं। सिर्फ आम नहीं, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री तक संक्रमित हो गए। क्या नए वेरिएंट की वजह से दूसरी लहर ज्यादा जानलेवा हो गई है? डबल म्यूटेंट जो इंडिया में रिपोर्ट हुआ है, वो 2 म्यूटेशंस का एक से होने के कारण एक नया यूके वेरिएंट अब ज्यादा देखा जा रहा है, और वो ज्यादा इन्फेक्शियस है, वो ज्यादा जल्दी फैलता है। कर्फ्यू का समय स्टार्ट होने वाला है। अपने अपने दुकानों को बंद करके अपने अपने घरों को तत्काल जाएं। कोविड की दूसरी लहर का कहर कब तक जारी रहेगा? जो कुंभ मेला है, जो इलेक्शन रैलीज हैं, जो स्टेट्स इलेक्शंस के लिए जाने वाले हैं, उन सब में जितनी क्राउडिंग हो रही है, उन सब का कॉन्सिक्वेंस तो हम लोग शायद देखने वाले हैं। ये सारा परिणाम था जो अनकंट्रोल्ड क्राउड जो सारे समय एक जगह पर इकट्ठा बना रहा। क्या दूसरी लहर के बाद कोरोना की अगली लहर भी आई? स्पेनिश फ्लू में एक पहला वेव था, सेकेंड वेव जरूर आई, उसके बाद तीसरा वेव भी आई है, और तीसरा वेव पहली वेव से भी ज्यादा था, पर सेकेंड वेव से कम था, उसके बाद खत्म हो गया। दुनिया में जब भी कोई महामारी आई है, तब एक के बाद एक कई लहर में उसने लोगों पर हमला किया है, लोगों पर वार किया है, और कोरोना में भी यही देखने के लिए मिल रहा है। हर महामारी में हम देखते हैं कि पहली लहर से ज्यादा संक्रमण दूसरी लहर के साथ फैलता है, ज्यादा मौतें होती हैं, रफ्तार संक्रमण की ज्यादा रहती है। कोरोना के मामले में भी ऐसा ही नजर आ रहा है। भारत में दूसरी लहर क्यों आई, कैसे आई, किन कारणों से आई, इसके पीछे सरकारी और निजी लापरवाही समेत कई कारण हैं। लेकिन वैज्ञानिक इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि दूसरी लहर में संक्रमण की तेज रफ्तार के पीछे कोरोना का वो नया डबल म्यूटेंट देसी वेरिएंट भी है, जिसे महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। कोरोना वायरसेस की निशान है कि वो हमेशा म्यूटेट होते रह जाते हैं, और जो म्यूटेशन ज्यादा फैल सकता है वो बढ़ते रहता है। ये म्यूटेंट तो होने वाला है। और तीसरी बात ये है कि पैंडेमिक, वायरल पैंडेमिक के निशान है कि वो सुनामी जैसे लहरें में आती जाती है। तो ये दूसरी लहर है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में नोवेल कोरोना वायरस का नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट पाया गया है। इस वेरिएंट को B1.617 का नाम दिया गया है। महाराष्ट्र में जो केस सामने आ रहे हैं, उनमें से 61% देसी म्यूटेंट वेरिएंट से संक्रमित हैं। ये हम सबको पता है कि ये वायरसेस जो हैं, ये म्यूटेट करते हैं आस्ता आस्ता अपना, जब वो रेप्लिकेट करते हैं, जब एक वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में मल्टीप्लाई करता है, तो उसमें जब वो रेप्लिकेट करता है, जब उसकी और कॉपीज बनती हैं, तो कभी कभी वो थोड़ा सा अलग बन के वो म्यूटेशन हो जाता है। और कभी कभी और प्रेशर्स के कारण, चाहे वो दवाई का हो, चाहे वो टीका का हो, वायरस अपने आप को प्रोपगेट करने के लिए म्यूटेट करता है। तो ये वायरस में एक उसका ये कहें कि प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को म्यूटेट करेगा। एक्सपर्ट के अनुसार अगर भारत के नए म्यूटेंट वेरिएंट की तुलना वुहान के पहले वायरस से की जाए, तो इसमें अभी तक 15 बदलाव आ चुके हैं, जिसने वायरस का लगभग पूरा स्वरूप ही बदल दिया। खास बात यह है कि इसमें 3 बदलाव स्पाइक प्रोटीन से जुड़े हैं। वही स्पाइक प्रोटीन जो वायरस को इंसानी कोशिकाओं में दाखिल कराने के लिए जिम्मेदार है।
इसी से एंटीबॉडीज वायरल संक्रमण से बचाव करती हैं। स्पाइक प्रोटीन में बदलाव से इंसान की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और वायरस आसानी से निशाना बना लेता है। कि जिन लोगों ने वैक्सीन के दो डोज पूरे कर लिए और उसके 2 हफ्ते बाद उनको कोई अगर जो हुई भी इन्फेक्शन तो उनको बहुत माइल्ड हुई है, तो इसका फायदा है। इसका मतलब वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिल रही है। तो वो मत करें, जिसकी बारी आ गई है वो तो अपना लगवाएं फटाफट। और अब प्रोडक्शन शुरू हो गई है, काफी बढ़नी शुरू हो गई है वैक्सीन की, तो सबकी बारी जल्दी में आ जाएगी। हमें 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है 2 डोज। अगर जो हम इसको आने वाले 2 महीने 3 महीने में खत्म कर लें तो हिंदुस्तान की सारी जो ये आज की हालत है उससे शायद बचाव हो जाएगा। म्यूटेशन वायरस की स्वाभाविक प्रक्रिया है। खुद का वजूद बचाए रखने के लिए वायरस म्यूटेट करके नया और ज्यादा क्षमता वाला वेरिएंट तैयार करता है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस म्यूटेशंस की जब से भारत ने सीक्वेंसिंग शुरू की है, करीब 5000 म्यूटेंट वेरिएंट्स की खोज हो चुकी है। पंजाब और दिल्ली में यूके वेरिएंट की वजह से संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। कोरोना की जब पहली लहर आई थी तब हमने देखा था कि बहुत सारे बैंक्वेट हॉल्स वगैरह को इस तरह से परिवर्तित किया गया था आइसोलेशन सेंटर्स में, जिन सबको बंद किया गया क्योंकि संख्या कम हो गई थी। लेकिन एक बार फिर इस तरह से बैंक्वेट हॉल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है मेडिकल आइसोलेशन और ट्रीटमेंट सेंटर्स में। तो तैयारियां साथ साथ में हो रही हैं, जैसे जैसे दूसरी लहर का संक्रमण बढ़ रहा है वैसे वैसे भी। लेकिन इन सारी चीजों के बीच ये समझना भी आवश्यक है कि ये दूसरी लहर कब जाएगी, कब जो मामले हैं वो पीक करेंगे, और इस दूसरे दौर में सुपर स्प्रेडर कौन है। कि पहली लहर थी तब बिहार में चुनाव था, दूसरी लहर में 5 राज्यों में। ये चुनाव कोरोना के सुपर स्प्रेडर इवेंट साबित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के आंकड़ों पर आधारित ये ग्राफ देखिए। 1 मार्च को एक्टिव केस 3293 थे और रोज 198 केस सामने आ रहे थे। इसके बाद चुनावी संग्राम शुरू हुआ। 27 मार्च को बंगाल में पहले चरण का मतदान था, तब 4608 एक्टिव केस थे और 812 केस रोज आ रहे थे। 1 अप्रैल को दूसरा फेज था, तब 6513 एक्टिव केस थे, रोज 1274 केस आने लगे। तीसरे फेज तक इस संख्या में करीब 2 गुना और चौथे फेज तक 4 गुना इजाफा हुआ। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, बाकी के चुनावी राज्यों का भी यही हाल है। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 15 दिनों में पश्चिम बंगाल में 4 गुना ज्यादा केस आए, असम में 5 गुना ज्यादा केस आए और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में करीब 1.5 से 2 गुना केस ज्यादा आए। अब से लेके एक 4-6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में, शायद 2 महीने के अंदर परिस्थिति चेंज हो जाती। जब से एपिडेमिक्स की हिस्ट्री है, सेकेंड वेव तो फर्स्ट वेव से हमेशा ही ज्यादा घातक रहा है, कम तो नहीं रहा है। तो अगर जो ये बढ़ता रहा, चलता रहा, तो शायद बजाय इसके कि 2 महीने में खत्म हो जाए, उसको शायद और कई महीने लगे, मगर ये हमारे हाथ में है। कुंभ के दौरान भी भक्तों के जमावड़े के बीच संक्रमण के मामले बेहद तेज रफ्तार से बढ़े। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर की मृत्यु हो गई। हजारों की संख्या में पॉजिटिव केस सामने आए। जिस हिसाब से वेरिएंट्स की विरुलेंस है, लोगों की खराब आदतों को तोड़ना तो पहला हमारा फर्ज था ही। इसीलिए आई थिंक कि लोगों को अब सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आफ्टर ऑल हमने ही तो इस वायरस को पनपा है, हम इस वायरस को प्रोपोगेट कर रहे हैं, हम एनिमी को हेल्प कर रहे हैं। अब तक तो यही हो रहा है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो हमारी गैदरिंग्स हो, चाहे वो हमारे ये जो वेरियस जो आजकल सिचुएशंस हुई हैं, चाहे वो फिर फेस्टिवल्स थे, चाहे वो इलेक्शंस थे, सबसे वायरस पनपा है, सबसे वायरस बढ़ा है और उसके वेरिएंट्स आए हैं। दूसरी लहर की मियाद को लेकर अलग अलग एक्सपर्ट्स का अलग अलग दावा है, लेकिन कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि अगर चीजें कंट्रोल में रहीं तो मई तक, यानी लगभग 1 से 1.5 महीने तक कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट जरूर किया है कि कुछ लोगों का मानना है कि अप्रैल के आखिर तक या मई के पहले हफ्ते तक पीक पहुंच जाएगा। लेकिन ये सब जो मॉडलिंग जो होती है ना, हमें अक्सर पाया गया है कि मॉडलिंग हरदम एकदम सही रिजल्ट देगी, ऐसा होता नहीं है। तो मॉडलिंग के रिजल्ट भी हम लोग जो देखते हैं थोड़े ध्यान से देखते हैं, क्योंकि हरदम वो सही रहेंगे या नहीं रहेंगे ये बता नहीं सकते।
स्पेनिश फ्लू साल 1918 में फैला था। तब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। इस महामारी की 3 लहर आई थी। दूसरी लहर में सबसे अधिक लोग मारे गए थे। तीनों लहर में कुल मिलाकर पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, जिसमें भारत में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए थे। स्पेनिश फ्लू 2 साल तक चला था और पूरी दुनिया में इससे करीब 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे, जो उस समय दुनिया की 1/3 आबादी थी। वो 100 इयर्स पहले और अब हमारे पास क्या फर्क क्या है? एक है वैक्सीन और दूसरा है कि जो मेडिकल टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, जैसे वी डील विद क्रिटिकली केयर, क्रिटिकल इल पेशेंट्स जैसे हम करते हैं, वो अच्छी तरफ उसमें एडवांस आई है। पर बिहेवियर में तो कोई देयर इज नो चेंज। ह्यूमन बिहेवियर सेम ही है। कोरोना की इस दूसरी लहर ने कम से कम ये सबक दिया है कि इस बीमारी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब सबने सोचा था पहली लहर के बाद कि ये बीमारी अब कमजोर पड़ गई और शायद हिंदुस्तान में अब इसका कोई कोहराम नहीं, तब तक इस दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका में अभी तक कोरोना की 3 लहर आ चुकी है। पहली लहर का पीक अप्रैल 2020 में था, दूसरी लहर अगस्त 2020 में पीक पर पहुंची, जनवरी 2021 में यहां पर केस तेजी से बढ़े और तीसरी लहर ने दस्तक दी। जनवरी के बाद से अमेरिका में अभी तक केस कंट्रोल में है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित यूरोपीय देश स्पेन में कोरोना की चौथी लहर का खतरा बना हुआ है। यहाँ पर केस तेजी से बढ़ रहे हैं। स्पेन में पहली लहर अप्रैल 2020 में पीक पर थी, जबकि दूसरी लहर नवंबर 2020 में सबसे तेज थी। यहाँ पर जनवरी 2021 में तीसरी लहर आई थी। अमेरिका और स्पेन के बाद फ्रांस में कोरोना की 3 लहर आ चुकी है। यहाँ पर पहली लहर अप्रैल 2020 में आई तो दूसरी लहर नवंबर 2020 में। वहीं इस समय फ्रांस तीसरी लहर की चपेट में है। कोरोना की जन्मभूमि चीन में भी महामारी की 3 लहर आ चुकी है। पहली लहर जहां अप्रैल 2020 में पीक पर थी, वहीं दूसरी लहर जून, जबकि तीसरी लहर जनवरी 2021 में पीक पर पहुंची। संक्रमण के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है ब्राजील। ब्राजील में कोरोना की 2 लहर आ चुकी है। जुलाई 2020 में पहली लहर अपने पीक पर थी, जबकि मार्च 2021 में यहां पर दूसरी लहर अपने चरम पर थी। दूसरी लहर में ब्राजील में स्थिति भयावह है। रोज 1 लाख के करीब केस आ रहे हैं, जबकि एक दिन में 3000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित ब्रिटेन में महामारी की 2 लहर आ चुकी है। यहाँ पर अप्रैल 2020 में केस में उछाल था। उसके बाद दूसरी लहर में जनवरी 2021 में ये अपने चरम पर था। लंबे लॉकडाउन के बाद ब्रिटेन में हालात सुधरे हैं, लेकिन तीसरी लहर का खतरा। कोरोना से बचने के ये तमाम संदेश तो दीवारों पर रंगे रहे, लेकिन उनका पालन करना शायद लोगों ने छोड़ दिया था। भारत में ये दूसरी लहर है। कई देशों में तीसरी और चौथी लहर का भी सामना करना पड़ा है। क्या इस लहर के लिए हम तैयार थे? क्या तैयारियां की गई थी? ना कि जब पहली लहर कमजोर पड़ने लगी, मामले कम आने लगे, तब धीरे धीरे जो प्रोविजनल चीजें बनाई गई थी, जो टेम्पररी चीजें बनाई गई थी, व्यवस्था थी, बेड्स थे, उन सब फैसिलिटीज को लपेटा जाने लगा, उन्हें हटाया जाने लगा। किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक दूसरा वेव आएगा और इतनी तेजी से आएगा। आज देखिए, हम इस समय आरएमएल अस्पताल के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर आईसीयू बेड्स की संख्या केवल 1 बची है, जो कोविड-19 के लिए या फिर कोविड-19 जो सस्पेक्टेड केस हो उसके लिए। हालांकि ऑक्सीजन बेड्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये देश की राजधानी है। देश के जो बाकी राज्य हैं, वहाँ के अस्पताल हैं, वहाँ की स्थिति तो भयावह है। गुजरात जैसे राज्य में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस में ही ट्रीटमेंट लेने पर मजबूर हैं लोग। ज्यादा नहीं, इन दोनों तस्वीरों में सिर्फ 1 साल का अंतर। कोरोना के नाम से ही शहर के शहर घरों में कैद हो गए थे। हर कोई अनजान खौफ से डरा हुआ था। 24 मार्च 2020 को जिस दिन लॉकडाउन का ऐलान हुआ, तब भारत में कोरोना के एक्टिव केस थे 564 और मृत्यु हुई थी। लेकिन इन 10 मौतों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। से बाहर नहीं निकलना है, चाहे जो हो। आनन फानन में पूरे देश में अस्थायी अस्पतालों की चेन खड़ी हो गई। बैंक्वेट हॉल से लेकर होटल तक को आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया। ट्रेन के डिब्बे चलते फिरते अस्पताल बन गए। थकना है, न हार के बावजूद भी जीतना है।
से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को शिद्दत से माना, जो नहीं माने उन पर सख्ती भी हुई। पहली लहर में पूरा देश एकजुट होकर जिस तरह से इस अदृश्य वायरस से लड़ा, पूरी दुनिया में उसकी मिसालें दी गई, लेकिन ये सब कुछ एक साल में बदल गया। हमने जब पहली वेव कंट्रोल की, हम पूरा देश, और उसमें मैं सरकार, डॉक्टर्स, सोसाइटी, पब्लिक, मीडिया, सबको और अपने को शामिल करता हूं, हम सब प्री मैच्योर सेलिब्रेशन मोड में चले गए कि हमारे देश ने कोरोना पर विजय पार कर ली। अब हम उससे सीख ले चुके हैं। अस्पतालों में बेड की कमी, इमरजेंसी में ऑक्सीजन की कमी, टेस्टिंग में लंबा इंतजार, 2.0 नहीं केवल त्राहिमाम। टेस्ट के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं। टेस्ट हो भी गया तो नतीजे के लिए 2 से 3 दिन का इंतजार। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आपके हिसाब से इस समय कितना बड़ा चैलेंज है, और क्या वो सिम्टम्स को पढ़ने में एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि कई बार टेस्ट भी नहीं सही हो पा रहे हैं, ये कितनी मुश्किल स्थिति में हम हैं? टेस्ट तो सही है, जो लोग फैला रहे हैं कैसी खबरें कि टेस्ट में नहीं पाए जा रहे, वो गलत है। आज के दिन भी RT-PCR को हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, तो टेस्ट का तो वैसे कोई सवाल नहीं है। लहर जो है वो तो गंभीर मामला है ही, वो सभी को पता है कि बार बार सभी लोगों ने कहा है कि ये जो दूसरी लहर जो आई है वो पहले लहर से ज़्यादा गंभीर है। ये तस्वीरें इसीलिए भी डराने वाली हैं कि एक साल में बहुत कुछ बदल चुका है। साल भर पहले जब कोरोना महामारी सामने आई थी, तब हमारे पास न तो PPE किट का स्टॉक था, न टेस्टिंग किट थी, न वैक्सीन थी, न बीमारी के इलाज का कोई तय प्रोटोकॉल। लेकिन आज भारत PPE किट बनाने में अव्वल है, टेस्टिंग किट की कोई दिक्कत नहीं है, 2 स्वदेशी वैक्सीन है, और रूस की स्पुतनिक V को भी मंजूरी मिल चुकी है। कोरोना डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार है। हमारे कई डॉक्टर्स आज भी इन्फेक्ट हो गए हैं, बट द गुड पार्ट इज दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट करवाया, तो प्रैक्टिकली सारी हमारी हेल्थ वर्कर्स की कम्युनिटी वैक्सीनेटेड है। इसलिए भले ही हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स इफेक्ट हुए, बट उनमें प्रैक्टिकली माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिविटी आई है। अतः मैं पब्लिक एट लार्ज से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्रोएक्टिवली एलिजिबल लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, ताकि ये जो हाई स्प्रेड, हाई प्रोग्रेसिव डिजीज जो कि सेकेंड वेव में आई है, अगर इफ एट ऑल आपका एक्सपोजर हो भी जाता है तो आप बहुत माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक होंगे। सेकेंडली, अर्ली डायग्नोसिस की तरफ ध्यान दें, अपने सिम्टम्स को नकारे नहीं, और अर्ली डायग्नोसिस से हम फर्टिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं। एक साल में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ठीक हुआ है, लेकिन ये दूसरी लहर के सामने बौना है। सवाल ये कि पूरी दुनिया में पहली के बाद दूसरी लहर आई, पर भारत में केस कम होने के बाद न तो लोगों का अनुशासन था, न सरकारों की कड़ाई थी। क्या सरकारें इस बात से निश्चिंत थीं कि भारत में दूसरी लहर नहीं आ सकती, ये जानते हुए भी कि भीड़ इस वायरस का सबसे बड़ा? मुश्किल से 2 से 4 हफ्ता आपको इंतजार करना है। इसका इंतजार का मतलब है सेल्फ लॉकडाउन। खुद आपको, जनता की भागीदारी जरूरी है। बार बार हम सरकार पे ब्लेम नहीं कर सकते। सरकार यहाँ पे पुलिस खड़ी क्यों नहीं करती? जो मास्क नहीं पहन रहे उनको फाइन क्यों नहीं करती? जो लोग रेस्टोरेंट में घूम रहे हैं उनको पकड़ती क्यों नहीं? क्यों पकड़े? किसके लिए पकड़े? जनता के लिए, पब्लिक के लिए, पब्लिक के फायदे के लिए, पब्लिक को बचाने के लिए। तो ये काम पब्लिक खुद आगे से आके क्यों नहीं करती कि नहीं हम बाहर नहीं आएंगे, हम सारे लॉकडाउन के नियम या हमारे जो भी कोविड जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को हम लोग पालन करेंगे। ये साइक्लोन है, ये एक तरह का तूफान है, बहुत स्पीडली आया है। जो इसके सामने आएगा चपेटे में आएगा, लेकिन ये तूफान उतनी स्पीड से निकल भी जाए। दूसरी लहर के दौरान जिस तरह से प्रतिदिन का आंकड़ा 2 लाख के पार जा रहा है, वो आने वाले दिन की भयावह तस्वीर पेश कर रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि पहली लहर से क्या कोई सबक नहीं लिया गया या भुला दिया? जब वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई थी, उस समय कुछ लोगों में ये झिझक भी देखी गई थी कि वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर जैसे ही अपने विकराल रूप में आई, उसके साथ ही तमाम लोग बाहर निकलने लगे अपने घरों से वैक्सीन लगवाने के लिए। और अब एक दूसरा सवाल सामने खड़ा हो गया है कि क्या रफ्तार काफी है? क्या वैक्सीन की संख्या पर्याप्त है? भारत में लोग खुशकिस्मत हैं, क्योंकि कोरोना की 2 स्वदेशी वैक्सीन उस समय टीकाकरण के लिए हमारे पास मौजूद रही जब देश में पहली लहर का कहर थम चुका था। 16 जनवरी से वैक्सीन अभियान की शुरुआत हुई, जबकि दुनिया के पहले देश के रूप में ब्रिटेन ने 8 दिसंबर 2020 को जिस समय टीकाकरण आरंभ किया, वहां पर दूसरी लहर ने कहर मचा रखा। लॉकडाउन का पहरा था, लेकिन वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार की वजह से वहां पर दूसरी वेव को रोकने में कामयाबी मिली। जबकि भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआती रफ्तार धीमी रही। अगर ये रफ्तार तेज होती तो क्या अप्रैल में कोरोना इस कदर बेकाबू नहीं होता?
भारत ने अगस्त 2021 तक करीब 35 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना बनाई। 10 अप्रैल को भारत सबसे तेज 10 करोड़ खुराक देने वाला देश बन गया। रोज करीब 40 लाख वैक्सीन की खुराक दे रहा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसी रफ्तार से मई 2022 तक 60% लोगों का टीकाकरण संभव है, जो सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी है। गंभीर बीमारी और मौत की संख्या को सीमित करना है। एक्सपर्ट के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिन्हें वायरस के कारण गंभीर रूप से प्रभावित होने की आशंका अधिक है, अगर उन्हें टीका लग जाता है तो इससे उन्हें अस्पताल में दाखिल कराने की जरूरत कम हो जाती है। दूसरा वेव कोरोना का अगर ज्यादा संक्रामक है तो क्या मास्क पर भी हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है? क्या सिर्फ मेडिकल मास्क चलते हैं या फिर इस तरह के जो घरों में बने हुए या बाजार में बने हुए सूती कपड़े के मास्क होते हैं? डॉक्टर्स का कहना है कि अगर 3 लेयर्स हैं तो ये भी आपके बचाव के लिए पर्याप्त हैं। अब ये हर रिसर्च में साबित हो चुका है कि कोरोना से बचाव में सबसे कारगर मास्क है। इसीलिए मास्क को अब सामाजिक वैक्सीन भी कहा जाने लगा है। ये ऐसी वैक्सीन है जो सबके पास उपलब्ध है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसे लगाने का सही तरीका बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और उसमें मैं कहूंगा डबल मास्किंग। लोग सिंगल मास्क, सिंगल सर्जिकल फ्लिम्जी मास्क पहन के घूमते हैं, लोग कपड़े के मास्क पहन के घूमते हैं, बट वो कपड़े के मास्क में भी ओनली 40% सेफ्टी है। 40% फिर भी 60% चांस है कि वायरस ट्रांसमिशन हो सकता है। और आपने सुना ही होगा, अब तो ये भी सोचा जा रहा है कि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन नहीं है, शायद ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है, जो कि एक कमरे में आप 10 फीट दूर भी बैठे रहो तो आपको ट्रांसमिशन हो सकता है। तो जो हम डबल मास्किंग कहते हैं वो बड़ा सिंपल तरीका है। ये जो सर्जिकल डिस्पोजेबल मास्क आता है, ये ₹1 से ₹1.5 का आता है और ये रोज फेंका भी जा सकता है। इसको अगर आप ऊपर लगाएं और इसको सेफली लगा के अगर इसके ऊपर आप कपड़े का मास्क लगा दें, तो हम कहते हैं कि सर्जिकल 3 प्लाई मास्क अच्छे से पहनिए, इसको चारों तरफ से दबाइए और एक कपड़े का मास्क इसके ऊपर पहन लीजिए और इसको आप रोज फेंक दीजिए। ₹1.5 की चीज है और प्रैक्टिकली आप अपने कपड़े के मास्क को साबुन से धोइए। अगर सबने ये कर दिया और सबने डिस्टेंसिंग मेंटेन कर दी, हाइजीन तो हर एक की चली रही है, तो आपका ट्रांसमिशन कम हो सकता है, प्रैक्टिकली आप सेफ रख सकते हैं। मास्क कोई भी पहने, लेकिन नाक और मुंह दोनों ढका होना जरूरी है। सिंगल लेयर मास्क कोरोना वायरस को रोकने में कामयाब नहीं है, यानी मास्क ट्रिपल लेयर होना जरूरी है। सर्जिकल मास्क सबसे अधिक कारगर है, सस्ता भी है और 3 लेयर का भी होता है। अगर N95 या N99 मास्क इस्तेमाल करें तो इसमें वॉल्व नहीं होना चाहिए। मास्क इतना फिट होना चाहिए कि इसके साइड से हवा न जा सके। मास्क के आगे वाले हिस्से को बार बार छूना नहीं चाहिए, ऐसा करने से इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। ये डेफिनेटली लोगों को ज्यादा सूट करते हैं। प्रॉब्लम एक ही है, ये सिंगल लेयर होता है। अगर ये सिंगल लेयर मास्क है तो इसकी यूटिलिटी ना के बराबर है। ये ट्रिपल लेयर होना चाहिए। आप ये देखिए, सर्जिकल मास्क है, जबकि ये बहुत सस्ता मास्क है, ₹2 का मास्क है, ₹1 का मास्क है, बट 3 लेयर्स हैं इसकी। ये देखिए 3 लेयर्स हैं जो प्रिवेंट करता है वायरस को। वायरस का पार्टिकल बहुत छोटे साइज का होता है, 90 to 110 nm का होता है, नैनोमीटर का। तो आपके लिए बहुत छोटे छेद भी उसको लीक कर सकते हैं। यानी 3 लेयर से कम का मास्क न पहने। मास्क जब भी पहने ठीक से पहने, क्योंकि मास्क न सिर्फ आपको संपूर्ण सुरक्षा देता है, बल्कि वायरस संक्रमण चेन को तोड़कर सामूहिक सुरक्षा भी देता है। पहली वेव में भी यही कहा गया था और दूसरी लहर के समय भी यही कहा जा रहा है कि सावधानी ही बचाव है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।